राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे युवा निगम पार्षद। यूँ तो आम आदमी पार्टी ने युवाओं को ही ज़्यादा महत्व दिया और दिल्ली की मेयर तक युवा हैं, लेकिन वार्ड नंबर रमेश नगर 91 से पुनीत राय यंग हैं और शिक्षित हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और राजनीति के क्षेत्र में ये आए। इसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। यूँ इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है काफ़ी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और इनके परिवार ने एक से बढ़कर एक राजनेता इस देश को और इस प्रदेश को देने का काम किया। और रमेश नगर के मतदाताओं ने एक ऐसे युवा को अपना निगम पार्षद के रूप में चुना है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है जो कि यह खानदानी राजनीतिज्ञ है और क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीद है जो कि ये अच्छा काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का जो सपना है दिल्ली को सुंदर बेहतर बनाने का, उसमें ये अपना पूर्ण योगदान देंगे। पुनीत जी, आपका सबसे पहले नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद ललित जी मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी को जो है सो बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत न सिर्फ राहुल गांधी को मिली है बल्कि ये सभी दल जो मिल करके एक इंडिया बनाए हैं तो इंडिया को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इस पर एक युवा निगम पार्षद के रूप में आपकी क्या सोच है? सर, मेरी जो सोच हुई है कि जो केस डेफॉर्मेशन का केस था राहुल गांधी जी के ऊपर, आज तक की किसी भी उसमें डेफॉर्मेशन के केस में किसी तरह की सजा नहीं हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं है। कोर्ट जो है, जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, उस पे आज भी हमको पूरा ट्रस्ट है और हमें पता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं है। ये आज उन्होंने प्रूव कर दिया जब उन्होंने श्री राहुल गांधी जी को के अगेंस्ट जो एक्शन होने वाला था उसको रोक दिया, उसको स्टे दे दिया। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अभी भी न्याय हमारे देश में है। राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। वहीं इस अवसर पर राहुल गांधी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती रहेगी। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की। मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी व अधीर रंजन चौधरी ने भी मीडिया को संबोधित किया। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए,
देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदरत अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं। अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं दो बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ। आज लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पास हो गया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार लगातार नए सुधार के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई पहल की है, पुराने अनेक कानूनों का खात्मा किया है, जहां जरूरत पड़ी है वहां पुराने नियमों कानूनों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर विचार किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसी के साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कुछ विचार भी इस संबंध में व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नए रिफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है, और सारा देश जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई पहलें की हैं। पुराने अनेक कानूनों को जहां हमने समाप्त किया है, वहीं पर जहां जरूरत पड़ी है पुराने जो नियम और कानून रहे हैं, उन नियम और कानूनों में हमने संशोधन भी किया है। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल 2 महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में
बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन को मजबूत करेगा। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है, अनुशासन यह सेना की आत्मा होती है। यह उनके चरित्र और संकल्प को भी मजबूत करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद करता है। सभापति महोदय, इसलिए कभी किसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता का कोई मामला सामने आता है तो उसके बारे में निर्णय जल्द से जल्द या आवश्यक हो जाता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 किसी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने का एक प्राविधान करता है। वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और हमारी वायुसेना के पर्सनल अपने रेस्पेक्टिव एक्ट अर्थात आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 तथा एयरफोर्स एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार गवर्न होते हैं। सभापति महोदय, जिस समय ये कानून बने थे उस समय अधिकांश सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सनल सेना के एक ही अंग से होते थे। तदनुसार इन एक्ट्स में निहित प्रोविजंस को एक स्पेसिफिक सर्विस के यूनिक वर्किंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। परिणाम स्वरूप इन एक्ट्स के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर कर सकते हैं। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, इन प्रोविजंस के कारण एक विशेष स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें न केवल अधिक समय लगता है बल्कि पर्सनल की आवाजाही के कारण धन भी व्यय होता है और उनको न्याय मिलने में भी स्वाभाविक रूप से देर होती है। इसके अलावा सभापति महोदय, एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की एजुकेटिंग अथॉरिटीज के अलग अलग निर्णय के कारण स्वाभाविक रूप से विसंगतियां भी पैदा होती हैं। इसलिए सभी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी गठित की थी हम लोगों ने। संयुक्त रूप से या एकजुट होकर कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन की यह आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ती ही पड़ती है और ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए जो भावना होनी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह भावना इस बिल में निहित है। यह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो मिलना चाहिए वह यह प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड, कंट्रोल व डिसिप्लिन बना सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और भी अधिक मजबूत कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में कार्यरत शोधार्थियों से मुख्यमंत्री योगी ने संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के गांव ही भारत के विकास की धुरी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ और आत्मनिर्भर होगी उतना ही आत्मनिर्भर हमारा समाज, प्रदेश और देश होगा। लोग आपको सुधारक के रूप में देखेंगे। आज मुझे तीसरी बार आपसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज का दिन आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए चयन का 1 वर्ष पूरे होने का अवसर है और पिछले 8-9 महीनों से मुख्यमंत्री शोधार्थी भी उन विकास खंडों में जाकर के जो 5 सेक्टर आपके लिए चयनित किए गए हैं, जो 75 इंडिकेटर्स के साथ आपको उन्हें सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले विकास खंडों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। कुछ शोधार्थियों ने अपने अनुभव से भी यहाँ पे अवगत कराया है और अभी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में किस विकास खंड ने कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है उन्हें सम्मानित भी किया गया है। मैं सबसे पहले सम्मानित होने वाले विकास खंडों को उनके
मुख्य विकास अधिकारी, वहाँ के बीडीओ और वहाँ के शोधार्थी को हृदय से बधाई देता हूँ। और यहाँ पर अपने सफलतम कहानी को भी कहने वाले उन सभी शोधार्थियों को जिन्होंने कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास किया है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूँ। वास्तव में भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान को प्रारंभ किया था। उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं, और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे, इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए। नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है। क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आकांक्षात्मक जनपदों के लिए, और इसमें ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में विकास खंड बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा और पोषण में जिस विकास खंड ने अच्छा काम किया है वह बरेली का मझगांवा है, इन्हें 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि एवं जल संसाधन में विकास खंड भीटी अंबेडकर नगर को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। वित्तीय समावेशन में और कौशल विकास में विकास खंड फतेहगंज बरेली को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, बलिया को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग को और बेहतर बनाने में आप सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, और जो मैंने आपको बताया निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सबके प्रयास से हम लोग जो 14 विभागों ने इस पे कार्य प्रारंभ किया है, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के अगर इन 100 विकास खंडों को जो अब तक आकांक्षात्मक थे, विभिन्न क्षेत्रों में पीछे थे, उन सभी को अगर हम लोग सामान्य विकास खंडों की श्रेणी में ला करके स्टेट एवरेज से अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में ला के खड़ा कर देते हैं, तो उत्तर प्रदेश की न केवल विकास की दर में बढ़ोतरी होगी, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपने स्तर पर योगदान दे पाएंगे। आपके इस पूरे प्रयास के लिए एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सीएम गहलोत की कैबिनेट ने 19 नए जिले सृजित करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। इसके अलावा 3 नए संभाग बनाए जाने के प्रपोजल को भी स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद अब राजस्थान में कुल 50 जिले हो गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग के उपरांत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। जिस दिन का इंतजार था हम सबको, 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब
इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम जैसे आपको मालूम है कि हमने ओएटी लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था और मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है नए जिलों के गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो ओएटी लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरा मानना है कि जितना प्रशासनिक दृष्टि से जिला की इकाई अगर बहुत बड़ी आबादी की बन जाती है तो नहीं चाहते हुए भी, जैसे अनुभव बताया उषा शर्मा जी ने, वो एक बात है, पर कलेक्टर नहीं चाहते हुए भी जो जिला मुख्यालय होता है उनकी भी समस्या इतनी बड़ी होती है। रोज कानून व्यवस्था की बात करें या डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं, कोई न कोई समस्या, कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो अधिकांश जगह पर कलेक्टर लोग जितना दौरे करने चाहिए तहसील स्तर पर, एसडीओ स्तर पर, वो कर नहीं पाते हैं। कई बार प्रोग्राम निकल जाता है और प्रायोरिटी बदल जाती है कलेक्टर की, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने कर ली तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए। तो और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आप सबको मालूम है कि बहुत कैसी बनी हुई है, तो प्रयास किया गया कि हम शुरुआत करें 19 जिले से। हमारी सोच रहेगी, जब हम कह रहे हैं कि 2030 जो हमारा विजन है, मिशन विजन, जिसके लिए मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूँ, सुझाव प्रदेशवासियों से भी, तमाम इंटेलेक्चुअल है, तमाम अनुभवी रिटायर्ड लोग हैं, जो भी हैं, जो सुझाव देना चाहते हैं कि हम 2030 का विजन लेके चलें। उसमें जनता का सपना क्या है राजस्थान के बारे में, जिस रूप में ये प्रयास किया गया, ये प्रयास है अभी तो, इसमें जो प्रयोग किया हमने, तो इसमें जो अनुभव मिलेगा हमें छोटे जिलों का, बड़े जिलों का, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की। इसलिए हमने जो कमेटी, रामलुभाई कमेटी है, इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैंने स्टडी भी करवाई है, तो मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, गुजरात में डांग जिला है, 2,90,29,000 की आबादी, पोरबंदर 5 लाख के लगभग है, नर्मदा 5 लाख, पंचकुला गुजरात में, पंचकुला हो गया, चरखी दादरी हो गई, 5 लाख के हैं। हरियाणा के अंदर मलारकोटरा, वो तो आपका 4,30,000 का है, बरनाला भी 5,02,000 का है। इस प्रकार से करीब देश में 600 जिलों में 95 जिले हैं जो 5 लाख की आबादी से कम भी हैं। इस प्रकार से जो स्टडी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने इतने फैसले किए हैं, वो भी एक कारण है कि आजादी के बाद मेरे ख्याल पहली बार जो फैसले हुए हैं इस कार्यकाल में हुए हैं, जिसमें आप देख लीजिए नए स्कूल खुले हैं सैकड़ों की तादाद में, अस्पताल, CSC, PHC, राजस्व ग्राम नए बने हैं, पटवार सर्कल बने हैं, उप तहसील बनी है, तहसील बनी है, उपखंड कार्यालय बने, ADM ऑफिस लगातार बनते जा रहे हैं। राजस्व विभाग में जो नई इकाइयों का गठन हुआ है उसका नीचे स्तर तक भी जाना लाजमी है। मुझे बताया गया अभी मेरे ऑफिस ने कि 4.5 साल में हमने 1,284 नए गांव बनाए, राजस्व गांव, 96 पटवार, नवीन पटवार मंडल है, और इस बार मैंने और घोषणा कर दी है इस बजट में 1,035 की पटवार मंडल की, 32 भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 उपखंड कार्यालय, 13 ADM कार्यालय और 1 सहायक कलेक्टर ऑफिस खोलेगा। कहने का मतलब कि ये तो एक बानगी है प्रशासनिक की। बाकी हर विभाग में जो काम हुए हैं जिस रूप में, स्वाभाविक है उसके कारण से मशीनरी दुरुस्त हो, मजबूत हो, ये सोच के फैसला किया गया। कर्नाटक और दिल्ली सरकार की सकारात्मक पहल। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देखने आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एक दूसरे के अच्छे कामों से सीखना चाहिए। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने भी मीडिया से बात की और कहा कि हर राज्य के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पहली प्राथमिकता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को कर्नाटक आने का निमंत्रण भी दिया। माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं और वहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है। 6ठी बार इस बार विधायक हैं, पहले कई बार मंत्री रहे, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे 2 बार,
और वो हमारे इस मोहल्ला क्लिनिक में आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने कई चीज़ों पे चर्चा की। कर्नाटक में कई अच्छे अस्पतालों के बारे में मंत्री जी ने मुझे बताया, जो अच्छे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं और एक अच्छे मॉडल पे चल रहे हैं। तो हम भी कर्नाटक में जाएंगे और उनसे कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। और सब राज्यों को ज़रूरत है कि जो भी कोई चीज़ अच्छी किसी राज्य में हो रही है, हम लोग आपस में उससे सीखे भी और एक दूसरे की मदद भी करें। और मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि दिनेश जी जो है आज हमारे दिल्ली में इस मोहल्ला क्लिनिक में आए हैं। दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है वो उसके बारे में हमको बहुत जानकारी है, एंड आई वांटेड टू सी फॉर माई सेल्फ एंड ऑल्सो डिस्कस हाउ द दिल्ली गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ पॉलिसीज। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब सौरभ जी ने बोले कि हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, और इवन इन द साउथ, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, our health has always been a priority for all of us, the health sector, and every state has got something good to learn from. And I wanted to see the Mohalla clinic because we have also got something similar in Karnataka also. We call it Namma clinic, and I wanted to see how we can improve our system, learn from this system, and give our thoughts to him and take his thoughts also. And ultimately, we have to give good service to people because health is very important. Health sector is very important. Health service is most important for this country. कई राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 3 अगस्त को पारित आदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित कर दिया गया था और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न अदालतों में लंबित सरकारी विभागों के मामले के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक समिति बनाने का निर्देश दिया। हरियाणा के नूंह में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वरुण सिंगला, जो उस समय छुट्टी पर थे जब हिंदू परिषद की रैली में घातक सांप्रदायिक झड़पें हुई, अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, दर्जनों लोग हुए लापता, बचाव कार्य में हो रही रुकावटें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले ने पूरी बैंकिंग प्रणाली को हिलाकर रख दिया। अदालत ने यह भी सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच क्यों की जा रही है। 3642 करोड़ रुपए का यस बैंक घोटाला इतना लंबा खिंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी आर्थिक तंगी बरकरार, इस कारण वह अपने नियमित सफाई कर्मचारियों को वर्दी भत्ता नहीं दे पा रहे। मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी फाइल दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को नजरअंदाज कर सीधे भेजने पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से नाराजगी जाहिर की। खबरों की माने तो मुख्य सचिव स्थानांतरित विषयों पर आधिकारिक फाइलें दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री के माध्यम से भेजने के बजाय सीधे एलजी कार्यालय भेज रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले मुसाफिर अब टिकट वेंडिंग मशीन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर टीवीएम मशीनों को अपग्रेड किया गया है। इससे यात्री अब यूपीआई का उपयोग कर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, क्यूआर टिकट खरीदने के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम